हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। बच्चों, आशा करता हूँ कि आपकी परीक्षा की तैयारी अच्छी हो रही होगी। बच्चों, आज हम आपके लिए कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के ओवरऑल मॉडल पेपर लेके आ गए हैं, जिसका पेपर 3 मार्च को होने वाला है। बच्चों, हम इस वीडियो में देखेंगे 6 नंबर में पूछे जाने वाले सबसे अति महत्वपूर्ण प्रश्न और 4 नंबर में पूछे जाने वाले सबसे अति महत्वपूर्ण प्रश्न। बच्चों, हम यहाँ पर देखेंगे कि 6 नंबर में 4 हमारे बोर्ड के परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 4 नंबर के हमारे 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं कि कौन कौन सा हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो हमारे बोर्ड के परीक्षाओं में आ सकते हैं। और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं कौन कौन सा हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों, यहाँ पर देखो, सबसे पहले प्रश्न ये कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाले महामंदी के कारणों की समीक्षा कीजिए। जो हमारा प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1919 के बीच, उसी के कारण जो हमारी महामंदी हुई थी विश्व में, उसी के कारणों का समीक्षा देना है कि उसके कारण क्यों हमारा महामंदी हुआ। तो देखो बच्चों, जैसे जैसे बता रहा हूँ उतना लिख दोगे, एग्जामिनर आपको फुल में फुल नंबर देगा। देखो बच्चों, कोशिश करना कि आप पॉइंट टू पॉइंट लिखना। तो देखो कैसे लिखना। सबसे पहले लिखना, डालना पॉइंट 1, लिखना कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1919 तक चला था। यह 2 खेमों के बीच लड़ा गया था। ये पहला पॉइंट लिखना है। पहले पॉइंट में बच्चों ये लिखना है कि कब से कब तक हुआ था। कब से कब हुआ था बच्चों? 1914 से लेकर 1919 तक हुआ था। ठीक है बच्चों, जैसे जैसे बता रहा हूँ ये सब 6 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हमारे यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया पेपर में था। ठीक है बच्चों, अब देखो फिर दूसरा पॉइंट में लिखना कि एक तरफ मित्र राष्ट्र यानी कि ब्रिटेन, फ्रांस और रूस तथा दूसरी तरफ केंद्रीय शक्तियां यानी कि जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, ऑटोमन तुर्की थे। हमारे बच्चों, जो युद्ध होता है 2 तरफ से होता है कि नहीं होता है? तो एक तरफ से कौन कौन लड़ रहा था? ब्रिटेन था, फ्रांस था, रूस था। और उसी प्रकार दूसरे तरफ से कौन थे जिनको केंद्रीय शक्तियां कहा जाता था? एक था जर्मनी जहां का हिटलर था, एक था ऑस्ट्रिया, एक था हंगरी, एक था हमारा ऑटोमन तुर्की। ये दोनों आपस में क्या किए थे? भिड़े हुए थे। चलो, अब तीसरा पॉइंट लिए लिखना बच्चों कि हमको महामंदी पे लिखना है। तो लिखना कि आर्थिक महामंदी की प्रारंभ कब हुई? 1929 में हुआ तथा 30 के दशक तक चलता रहा। कब तक चलता रहा बच्चों? 30 के दशक तक चलता रहा। और आगे लिखना बच्चों कि इस दौरान दुनिया के अधिकतर हिस्सों में भारी मात्रा में गिरावट की गई, चाहे वो रोजगार हो, आय हो, व्यापार हो। यानी कि बच्चों, हमारे मंदी के कारण रोजगार की कमी हो गई, आय सभी का कम होने लगा, व्यापार में मंदी आने लगा, सभी के क्या होने लगा? कमी आने लगी। तो इसका मुख्य कारण क्या क्या था? ऐसे लिखना कि इसका मुख्य कारण निम्न है। ठीक है बच्चों, देखो कौन कौन से मुख्य कारण निम्न है। लिखना बच्चों, पहला पॉइंट कौन कौन से मुख्य कारण है। ऐसे लिखना कि कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन की समस्या बनी हुई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि वार हुआ था। कृषि उत्पादों की गिरती हुई कीमती के कारण समस्या और भी गंभीर हो गई, और जिसके कारण जो कृषि उत्पाद थे यानी कि जो हमारे अनाज थे वो क्या हो गए रे? उनकी दाम कम होने लगी, जिसके कारण बच्चों क्या हुआ? मंदी होने लगा। इतना पॉइंट लिख देना। फिर लिखना कि किसान उपज नहीं बेच पा रहे थे, परिवार तबाह हो रहा था, कारोबार ठप हो गए, इसके कारण हमारी मंदी हो गई। ठीक है बच्चों, अब तक तीसरा पॉइंट लिखना कि 1920 के दशक के मध्य में अधिकांश देशों ने अमेरिका से कर्ज लेकर अपने निवेश संबंधी जरूरतों को पूरा किया था। ठीक है बच्चों, इतना लिखना। 1920 में क्या करते थे सभी लोग? अमेरिका जो हमारा देश था उससे कर्ज ले लेकर अपना व्यापार करते थे, लेकिन उस समय ऐसा हुआ कि अमेरिका भी कर्ज देने से मना करने लगा क्योंकि मंदी आ गई थी। ठीक है बच्चों,
अब देखो आगे लिखना कि जब हालात ठीक थे तो अमेरिका से कर्ज जुटाना बहुत आसान था, लेकिन संकट का संकेत देख मिलते ही अमेरिकी उद्योगों में भी होश उड़ गए। कहने का मतलब ये बच्चों, जैसे ही हमारा मंदी आने लगा पूरे विश्व में, अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियां, उद्योगों मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां भी, उनके भी होश उड़ गए। और लिख देना बच्चों कि जो देश अमेरिका पर निर्भर थे उनके सामने गहरा संकट आ गया। जो लोग अमेरिका पे क्या थे, निर्भर थे, उनको भी दिक्कत आने लगा। ठीक है बच्चों, और लिख देना कि बेरोजगारी बढ़ने के कारण लोग दूर दूर जाने लगे। यह सब क्या थी, यही सब हमारी महामंदी के बहुत सारे समीक्षाएं थी। इतना पॉइंट लिख दोगे बच्चों, 6 में 6 नंबर पा लोगे। ठीक है बच्चों, अब आओ देखो दूसरा क्वेश्चन जो हमारे बोर्ड की परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। अब देखो बच्चों, अगला प्रश्न कह रहा है कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन की विवेचना कीजिए। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुन लेना, कर ले जाओगे, ध्यान से सुन लोगे कर ले जाओगे। अब देखो क्या लिखना, उत्तर लिखना। अब बताओ बच्चों, सत्ता की साझेदारी जरूरत है कि नहीं। सत्ता की साझेदारी कहने का मतलब कि लोकतंत्र को कैसे चलाया जाए, लोगों को कैसे चलाया जाए, कैसा नियम बनाया जाए, कैसा कानून बनाया जाए कि किसी भी जाति को, किसी भी समुदाय को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। तो देखो कैसे लिखना, ऐसे लिखना, पॉइंट टू पॉइंट लिखना, नंबर अच्छा मिलेगा। ठीक है बच्चों, जो बताऊंगा, जो प्रश्न बता रहा हूं उतना ही पढ़ना है, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना है मेरे बच्चों। सुनो कैसे लिखना कि सत्ता की साझेदारी जरूरी है क्योंकि विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। बोला ना बच्चों, अलग अलग जो समूह हैं उनके बीच क्या होता है, टकराव जो होता है, अंदेशा कम हो जाएगा। यानी कि उन सबके बीच क्या होगा, बराबर की समानता रहेगी। और देखो लिखना कि ये सामाजिक टकराव हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है। अगर बराबर नहीं रहेगा और ये जो हमारा टकराव है अगर कम नहीं किया जाए तो हिंसा हो जाती है, और हिंसा जो होती है बहुत ही भयानक होती है बच्चों। तो इतना पॉइंट ये लिख देना। अब तीसरा नंबर लिख देना, इसलिए सत्ता में हिंसा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छा होता है। ठीक है बच्चों, थर्ड पॉइंट ये लिखना है। और फिर लिखना कि बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना देश के अखंडता के लिए घातक हो सकता है। कोई भी हमारा देश हो, अगर बहुसंख्यक समुदाय है उसकी इच्छा को बाकी सभी पर थोप देना, यह हमारे देश के लिए क्या हो सकता है बच्चों, अखंडता की बहुत ही अखंडता क्या होगा, हमारा घातक हो जाएगा। मतलब कि अखंडता नहीं निभ पाएगा, एकजुट सब नहीं हो पाएंगे। अगर क्या होगा, बहुसंख्यक समुदाय जो होंगे अगर अपना एक साथ दे देंगे तो। ठीक बच्चों, अब अगला प्रश्न ये लिख देना, पांचवा पॉइंट, 5 पॉइंट लिखोगे, एग्जामिनर पूरा का पूरा 4 नंबर 6 नंबर जो भी होगा दे देगा। फिर लिखना, इसलिए सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा कहलाती है तथा सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक है। अब बताओ बच्चों, सत्ता की समझाई सही रहेगी, जातिवादों की, हिंसाओं की, कोई भी प्रकार की हमारी जो भी है कि सब में बराबर का नियम कानून लगेगा, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा, तभी हमारा देश विकास करेगा। ठीक है बच्चों, अपने से बना के कोशिश करना लिखने को, हम तुमको समझा देंगे कैसे लिखना है, पॉइंट टू पॉइंट लिखना, एग्जामिनर आपको अच्छा नंबर देगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब देखो अगला प्रश्न, ये भी बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। अब देखो बच्चों, अगला प्रश्न कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक क्या है, मानव विकास नापने वाले मूलभूत अवयवों का वर्णन कीजिए। 6 नंबर में आएगा मेरे बच्चों, 6 नंबर में पूछा जाता है। तो बताओ बच्चों, मानव विकास सूचकांक क्या होता है, पहले सुन लो। देखो मानव विकास सूचकांक ये होता है बच्चों, जैसे कि हर आदमी के स्वास्थ्य के बारे में,
आय के बारे में, उम्र के बारे में, शिक्षा के बारे में, जीवन स्तर के बारे में, सभी चीज़ों के बारे में उसका अध्ययन करना, उसका लिस्ट बनाना और उसके बाद एवरेज बताना कि इस पूरे देश के सभी लोगों का जो हमारा जीवन स्तर है, आयु स्तर है, शिक्षा का स्तर है, आय का स्तर है, व्यय का स्तर है, सब मिलाकर कितना है, उसी को हम लोग कहते हैं कि मानव विकास सूचकांक। मतलब हम लोग क्या करते हैं, एक मानव विकास का कितना सही, किस देश के लिए कितना सही मानव विकास सूचकांक सही है, इसलिए हम लोग मापते हैं कि वहाँ के लोग सही से कमा रहे हैं, सही से पी रहे हैं, सही से रह रहे हैं। इस सब मिलाने के लिए हमारे जो यूएनओ ने था वो एक सूचकांक जारी किया था, तो यही हमारा क्या है, उसी को मानव विकास सूचकांक कहते हैं। तो देखना, ऐसे लिख देना, पहला पॉइंट टू पॉइंट मेरे बच्चों लिखना कि मानव विकास सूचकांक एक ऐसा मापदंड है। क्या है बच्चों, मापदंड है। मैंने बताया ना, जिसके द्वारा देशों के सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में उपलब्धियां के आधार पर स्थान निर्धारित किया जाता है। मेरे बच्चों, अलग अलग प्रकार के जितने भी देश हैं, अमेरिका, चीन, श्रीलंका, हमारे बांग्लादेश, पाकिस्तान, सभी देशों के लोगों का अध्ययन करना सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में कि उनका पैसा कितना सही है, हेल्थ कितना सही है, अलग अलग करके एक सूची बनाना कि कौन टॉप पे है, कौन नीचे है, और जो हमारा नीचे रहेगा उनकी सेवा करना, उनको सही से सपोर्ट करना, जो ऊपर है तो सही है ही। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, मानव विकास सूचकांक हम लोग जारी करते हैं। फिर आगे लिखना बच्चों कि इस मापदंड द्वारा संयुक्त राष्ट्र विभिन्न देशों की तुलनात्मक प्रगति का ज्ञान प्राप्त करने में सफल हुआ। अब बताओ बच्चों, हमने बताया जब हर एक आदमी का सर्वे किया जाएगा, हर एक आदमी का सर्वे किया जाएगा कि कितना बच्चा कमा रहा है, कितना उसकी शिक्षा है, तो इससे क्या होगा, मापदंड जो मिलेगा वो बताएगा ना कि कौन आदमी कितना कमजोर है। अब मान लो तुम्हारे ग्रुप में 10 लोग हैं, अब 10 का हम लोग टेस्ट लेंगे, तो जो अच्छा नंबर लाएगा उस पढ़ने में थोड़ा ठीक होगा, और जो कम लाएगा वो कमजोर होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जो कमजोर आता है उस पर थोड़ा ध्यान दे देंगे, और जो पढ़ने वाला है तो है ही, उसको भी थोड़ा ध्यान देंगे। लेकिन जो एकदम कमजोर है उस पर क्या करेंगे, ज़्यादा ध्यान देंगे। सेम वही काम हमारा मानव विकास सूचकांक करता है। वो क्या करता है, और ये पूरे देशों का अलग अलग सर्वे करेगा, और जो कमजोर रहेगा ना उसको सेवा पानी करेगा, उसको पैसा देगा, उसकी सुरक्षा करेगा, उसको शिक्षा देगा, उसको जीवन स्तर बढ़ाएगा। ठीक है मेरे बच्चों। अब देखो अगला लिखना कि ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि गरीब देश का विकास हो सके। लिख दोगे कि नहीं लिख दोगे, यही सब जो बता रहा हूँ वही लिखना है। बस सुन लोगे ना बच्चों तो तुम आराम से लिख जाओगे। ठीक है, बस सुनते रहो आराम से, कॉपी ले लो, इंपॉर्टेंट जिससे गरीब देश का विकास हो सके, ये पॉइंट लिख दोगे, एग्जाम में टॉप कर ले जाओगे। ठीक है, और जो क्वेश्चन बताऊंगा इंपॉर्टेंट बताऊंगा, फालतू क्वेश्चन कोई नहीं बताऊंगा, अब बस सुनते रहना। अब अगला देखो, फिर क्या लिखना ना कि संयुक्त राष्ट्र विकास, ये क्या है, यूएनओ है, पूरे देश का यूनियन है, अलग अलग देश है, सभी देशों को कौन जोड़ता है, संयुक्त राष्ट्र जोड़ता है। तो लिखना कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने 1990 में अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट में मानव विकास सूचकांक का प्रयोग किया था। ठीक है बच्चों, तो मान लो पूछेगा कि मानव विकास सूचकांक सबसे पहली बार जारी कब हुआ था, तो मेरे बच्चों 1990 में हुआ था। एक एमसीक्यू तैयार, एक एमसीक्यू यहीं से तैयार, 1990 आएगा, मार देना आंख बंद करके। अब आगे लिखना कि मानव विकास नापने वाले मूलभूत अवयव कौन कौन से हैं। यह एक विस्तृत धारणा है जिसमें आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जीवन का विकास शामिल है। देखो बच्चों, मानव विकास को मापने के लिए मूलभूत हमने बताया ना, सामाजिक देखा जाता है कि सामाजिक सिचुएशन कैसा है, राजनीतिक सिचुएशन कैसा है, आयु देखा जाता है, शिक्षा देखा जाता है, जीवन स्तर देखा जाता है। तो ऐसे लिख देना कि दीर्घ आयु देखी जाती है, शिक्षा देखी जाती है, जीवन स्तर देखा जाता है। ठीक है बच्चों, अगर मान लो कोई देश है, वहाँ की सभी लोगों का दीर्घ आयु है, मतलब कि 75 साल सभी लोग जी रहे हैं, कहने का मतलब उन लोगों का हेल्थ सही होगा तभी तो जी रहे हैं। और मान लो शिक्षा कमजोर है, तो बताओ वो पीछे हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। जीना ही बड़ी बात तो ना है, शिक्षा भी जरूरी है, प्लस में जीवन स्तर भी जरूरी है, रहने का टेक्निक कैसा है, स्वस्थ रह रहे हैं कि नहीं, इस सभी चीज़ों को मिलाकर
मानव विकास सूचकांक बनाया जाता है। आशा करता हूँ कि अब मानव विकास सूचकांक आएगा, बना के लिख दोगे, जो जो बोल रहा है सुन लोगे, कर ले जाओगे। ठीक है मेरे बच्चों। अब अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न देखो बच्चों, कह रहा है कि भारत के लोगों द्वारा ऊर्जा के किन स्रोतों को प्रयोग किया गया। बताओ बच्चों, भारत के जो लोग हैं वो ऊर्जा के कौन कौन से स्रोत यूज करते हैं, जल्दी बताओ। आपको पता है तुम कौन कौन बिजली विद्युत ऊर्जा का यूज करते हो ना। विद्युत ऊर्जा कैसे बनता है? कोयला से बनता है, खनिज तेल से बनता है, गैसों से बनता है, कई प्रकार से बनता है। तो आओ देखो, लिखना उत्तर में कि भारत में लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले ऊर्जा वर्तमान स्रोत निम्न है। कौन कौन है? एक लिखना कोयला, उसके बारे में हेडिंग डाल देना, कोयला के बारे में थोड़ा बहुत लिख देना। ऐसे लिखना कि इसका उपयोग ईंधन के रूप में होता है तथा उद्योगों में कच्चे मालों के रूप में होता है। बताओ बच्चों, जो कोयला होता है ईंधन के रूप में, ईंधन कहने का मतलब कि फ्यूल के रूप में, फ्यूल हमारा मतलब कि गाड़ी ओड़ी में जो फ्यूल जलता है वही फ्यूल के रूप में, और उद्योगों में किसके लिए? कच्चे मालों के लिए यूज होता है। ठीक है बच्चों, इतना पॉइंट लिख देना। अब दूसरा चीज लिखना, खनिज तेल। क्या लिखोगे बच्चों? लिखना खनिज तेल। अब क्या खनिज तेल क्या होता है? तो खनिज तेल का उपयोग सड़क परिवहन, जहाजों, वायुयानों आदि में किया जाता है। जो बच्चों हम लोग गाड़ी में चलाते हैं, कौन? पेट्रोल, डीजल, वो सब क्या है? हमारी खनिज तेलें हैं। तो लिख देना खनिज तेल। फिर तीसरा पॉइंट लिखना मेरे बच्चों कि प्राकृतिक गैस। अब प्राकृतिक गैस के बारे में थोड़ा लिख देना कि प्राकृतिक गैस का भी अब शक्ति के साधन में बहुत उपयोग किया जाता है। गैसों को पाइपों के सहारे दूर दूर भेजा जाता है। ठीक है बच्चों, इतना लिख देना। अब अगला लिखना प्रश्न नंबर, अरे चौथा पॉइंट लिखना। पॉइंट टू पॉइंट मेरे बच्चों लिखोगे, एग्जामिनर आपको अच्छा नंबर देगा। कितने बच्चे लिखते जाते हैं? लिखते जाते हैं। अरे बच्चों, पॉइंट टू पॉइंट लिखना सीख लो, एग्जामिनर आपको अच्छा नंबर देगा। अब तुम 11 में जाने वाले हो, अच्छा सा लिखना सीख लो। देखो, जल विद्युत। अब जल विद्युत लिख देना हेडिंग, इसके बारे में हल्का फुल्का लिख देना कि यह ऊर्जा का नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत होता है। यह क्या है? नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत है, और ये सबसे सस्ता संसाधनों में से पाया जाने वाला स्रोत है। तो लिख देना अब तक ज्ञात सभी संसाधनों में यह सबसे सस्ता स्रोत है। बताओ बच्चों, जो जल होता है, जल विद्युत कहने का मतलब ये है, जो हमारी नदी बहती है तो उसमें धारा होता है। अब उस धारा का यूज करके डैम बनाते हैं। डैम का नाम सुने होंगे, बांध का। बांध बनाकर अब उसमें बच्चों हम लोग टरबाइन लगाते हैं, और टरबाइन लगा के उससे विद्युत पैदा करते हैं। उसी को कहते हैं जल विद्युत। जल के द्वारा पैदा किया गया विद्युत जल विद्युत कहलाता है। और ये बहुत सस्ता होता है, तेल ना लगेगा, ना फ्यूल लगेगा, ना कोयला लगेगा, ना प्रदूषण होगा। ये क्या होगा? बहुत सस्ता, और पूरा वातावरण के लिए भी बहुत सही है। और देख लो कौन कौन से हैं, लिख देना कि ऊर्जा के अन्य स्रोत ये हैं। कौन कौन? पवन ऊर्जा। अब बताओ बच्चों, पवन ऊर्जा क्या है? पवन ऊर्जा कहने का मतलब कि हवा। हवा जो होता है बच्चों, जब हवा तेज बहता है तो पंखा उनका लेते होगे, घिरनी लेते हो, देखे होगे, हवा में ऐसे रखोगे तो घूमने लगता है। तो सेम उसी का यूज हम लोग जहाँ खाली स्थान होता है ना, बड़े बड़े देखोगे पंखे लगा देते हैं, और उसमें हम लोग टरबाइन का यूज करके बिजली को पैदा करते हैं। ठीक है बच्चों, तो वहीं से ये पवन ऊर्जा लिया जा रहा है। फिर सोलर ऊर्जा। सोलर ऊर्जा तुम तो देखे ही होगे, तुम्हारे भी घर में हो सकता है लगा हो, सोलर सिस्टम लगा हो। सूर्य की किरणें गिरती हैं, बैटरी चार्ज हो जाता है, तो वहाँ से सोलर ऊर्जा बन गया मेरे बच्चों। फिर बायोगैस। बायोगैस देखो बच्चों क्या होता है। बायोगैस जो होता है, गोबर जो होता है गायों का, जानवरों का, जो भी है गोबर जो होता है उसी को बायोगैस कहते हैं। अब उसको हम लोग जब किसी कुआं में डाल देंगे ना, और उसके बाद साल 2 साल छोड़ देंगे तो उसमें से गैस बनता है, उसी को बायोगैस कहते हैं। और उसका भी इस्तेमाल बहुत जगह होता है। उसी प्रकार तथा एक लास्ट लिख देना, भूतापीय ऊर्जा। मेरे बच्चों, भूतापीय ऊर्जा के बारे में हल्का फुल्का देख लो, आएगा, लिख देना। भूतापीय ऊर्जा का मतलब ये हुआ ना बच्चों कि जैसे देखो, जैसे हमारा पृथ्वी है वो गर्म है कि नहीं,
अंदर से बहुत गहरी है, बहुत गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म है, लेकिन हम लोग ऊपर रहते हैं गर्म नहीं फील होता है। ठीक है, तो अंदर जाओगे 1000 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर गर्म है। तो वो अंदर से लावा जो होता है ना निकल के आता है, लावा निकल के आता है। अब जो लावा बाहर से निकल के अंदर आता है तो वो क्या करता है, पृथ्वी को गर्म कर देता है। हमारे कई देश है ना, इंडिया में भी हमारे अंडमान जो निकोबार देश है, मतलब जो एथी है, वहाँ पर चले जाओगे यूनियन टेरेटरी पे, तो वहाँ पर भी लावा निकलते रहते हैं। इतना गर्म रहता है, उसको ऐसे टच कर दोगे, अगर तुम्हारे बॉडी पे गिर जाएगा तो तुम गल जाओगे, इतना गर्म होता है। तो समझ गए, तो वही उसी को क्या कह रहा है कि भूतापीय ऊर्जा, मतलब पृथ्वी के जमीन की ऊर्जा को यूज करके हम लोग क्या करते हैं, बिजली अब बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी जो जो ऊर्जा है, समझ में आ रहा है ना। तो एक बार लाइक कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो। तो इस प्रकार से जो जो ऊर्जा है हमारी ये है। आएगा पेपर में, छाप दोगे कि नहीं छाप दोगे, कमेंट करके बताओ बच्चों। छाप दोगे ना, ऊर्जा के बारे में आएगा तो छाप देना। ठीक है, अब और देखो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लो मेरे बच्चों, आ गया आपका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, छाप देना। इसको तो छाप देना बच्चों, ये हमारे कल के पेपर में आ रहा है, ध्यान से सुन लो, ये हमारे पेपर में आएगा। वैश्वीकरण से क्या अभिकार है, वैश्वीकरण में सहायक प्रक्रिया के कारकों का वर्णन कीजिए। वैश्वीकरण क्या कहलाता है, फिक्स है कि बच्चों कल के पेपर में आ रहा है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान से सुन लेना कि वैश्वीकरण क्या होता है। देखो बच्चों, वर्ल्डलाइजेशन ये होता है जिसमें न, मान लो अलग अलग देश है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, अमेरिका है, इंग्लैंड है, अलग अलग सभी देश हैं। सभी देशों को एक ग्रुप में बनाकर उनको क्या करना है, एक दूसरे से आपस में व्यवहार क्या कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। उन्हीं को क्या कहते हैं, वैश्वीकरण कहते हैं। यानी कि विश्व के स्तर पे देशों के बीच में क्या होना, आवेश होना, निवेश होना, व्यापार होना, वही हमारा वैश्वीकरण कहलाता है। इसके बहुत फायदे हैं बच्चों, इसके हमारे बहुत सारे फायदे हैं। सुन लो कौन कौन, ऐसे लिखना, सबसे पहले हेडिंग डाल देना कि वैश्वीकरण क्या होता है, लिखना कि अधिक विदेश व्यापार और अधिक विदेशी निवेश के कारण विभिन्न देशों के बाजारों में तथा उत्पादनों में एकीकरण हो जाता है। कहने का मतलब बच्चों कि विदेशी विदेश क्या करते हैं, अलग अलग देश व्यापार कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बाजारों में आकर एक दूसरे को बेच रहे हैं, जिसके कारण उनके बीच एकीकरण हो रहा है, एकता हो रहा है। क्या हो रहा है, एकीकरण हो रहा है। तो एकता होने के कारण बच्चों अब अलग अलग देश हैं, लेकिन एक दूसरे के परस्पर बीच में क्या है, संबंध बना रहे हैं, तीव्र गति से क्या कर रहे हैं, एकता बना रहे हैं। अरे भाई एकता रहेगा तभी ना दो लोग आपस में क्या करेंगे, दो लोग आपस में व्यापार कब करेंगे, दोनों की बनेगी तभी ना लोग वो क्या करेंगे, व्यापार करते हैं। तो यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, यानी कि दो लोग जब आपस में व्यापार करेंगे यानी उनका संबंध सही होगा तभी करेंगे, तो उन्हीं को कहते हैं कि एकता रहना चाहिए। तो लिख देना कि विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण कहलाती है। मेरे बच्चों एक लाइन में ये वाला जो पॉइंट है लिख दोगे, एग्जामिनर खुश हो जाएगा। इतना लाइन एकदम स्क्रीनशॉट ले लो, यही वाला पॉइंट लिखना, इससे बाहर कुछ नहीं लिखना। ठीक, अब देखो इसके बढ़ावा देने के कारक कौन कौन से हैं, क्या कौन कौन से कारक है, तो ध्यान से सुनो। पहला पॉइंट लिखना कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां। बहुराष्ट्रीय कंपनियां मतलब कि बच्चों जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे मान लो अमेजन है, हमारे भारत का नहीं ना है, लेकिन वो भारत में व्यवहार कर रहा है, भारत में व्यापार कर रहा है। आप लोग अमेजन से बहुत चीज़ें मंगाते हैं, हर जगह से मंगाते हैं। बहुत सी ऐसी कंपनियां जो हमारे इंडिया की नहीं है। खासकर हमको आशा लग रहा है जिस फ़ोन को आप यूज कर रहे हैं वो भी हमारा भारत का नहीं है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, दूसरे विदेशों का मंगा के खरीद के चला रहे हैं कि नहीं चला रहे हैं। अगर आप मान लो हम लोग बंद कर दें, दूसरे देशों से मंगाना बंद कर दें, तो तुम फ़ोन चला पाओगे ना, अभी नहीं, मान लो चला तो पाओगे लेकिन खुद का बनाना पड़ेगा। लेकिन इससे क्या होगा, जब तुम
खुद का बनाओगे तो ये होगा कि वो दूसरा जो देश होगा वो भी तुम्हारा सामान नहीं लेगा जो तुम बनाओगे। तो इसीलिए क्या होता है, बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां अपना क्या करती हैं, पूरा विश्व को जोड़ने में लगी हैं, पूरा विश्व में अपना सामान बेच रही हैं, खरीद रही हैं। ठीक है, तो ऐसे लिखना कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां कौन है, पहला कारक बहुराष्ट्रीय कंपनियां, उसके बारे में थोड़ा लिख देना। ऐसे लिखना कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रही हैं, विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तुएं और सेवाओं का आदान प्रदान कर रही हैं। जो भी हमारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, वो क्या कर रही हैं, अधिक से अधिक मात्रा में वस्तुओं को क्या कर रही हैं, खरीद रही हैं, बेच रही हैं। ठीक है बच्चों, पेपर में आने वाला है, छाप देना है ना। अब अगला लिख देना कि उन्नत प्रगति, उन्नत प्रौद्योगिकी। उन्नत प्रौद्योगिकी मतलब ये हुआ कि प्रौद्योगिकी मतलब कि टेक्नोलॉजी, इंग्लिश में कहेंगे टेक्नोलॉजी, बच्चे इसका हिंदी में अर्थ ही नहीं समझ पाएंगे। उन्नत का मतलब कि प्रोग्रेस टेक्नोलॉजी। अब हमारा क्या है बच्चों, अलग अलग टेक्नोलॉजी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अलग अलग टेक्नोलॉजी होने के कारण क्या हो रहा है, कोई भी चीज़ हमारे पास हम यहाँ से आपको क्या कर रहे हैं, हम अपने घर के यहाँ हैं, आप अपने घर हैं, लेकिन हम आपको पढ़ा दे रहे हैं कि नहीं पढ़ा दे रहे हैं, वो भी एक क्या है, प्रौद्योगिकी है। क्या है, प्रौद्योगिकी है, एक प्रकार का टेक्नोलॉजी है। तो तभी ना इंटरनेट का यूज कर रहे हो, हम यहाँ से बोल रहे हैं, आप वहाँ पर पढ़ रहे हो, कल पेपर में जाके 70 में 70 छाप पाओगे, आओगे कि नहीं आओगे, एकदम कमेंट में बताओ कि यस सर छाप देंगे। और कमेंट में ये भी बताओ कि तुम किस जिले के रहने वाले हो, हम भी तो देखे किस जिले के रहने वाले हो बच्चों। ठीक है, तो अब बताओ क्या लिख दोगे कि उन्नत प्रौद्योगिकी, और उसके बाद लिखना कि वैश्वीकरण को उत्प्रेरित करने में प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति का मुख्य योगदान है। टेक्नोलॉजी का बहुत सारा योगदान है, वही तो हमारे पूरे देश को जोड़ा है, इंटरनेट ही तो पूरे देश को जोड़ा है ना। फिर लिखना कि परिवहन में उन्नति से दो देशों के बीच की दूरी कम हो गई है। अब बताओ बच्चों, गाड़ी है, ट्रेन है, जहाज है, ये सब बनने से क्या हुआ है, हम लोग को मान लो अमेरिका जाना है तो हमको सोचना नहीं ना है, हम एक दिन में चले जाएंगे ना, 2 दिन में चले जाएंगे, 3 दिन लगेगा, 3 दिन में चले तो जाएंगे। ये है ना, पहले कितना दिन लगता था, 6 महीना लगता था, साल भर लगता था। अब हम लोग 2 दिन में 3 दिन में चले जाएंगे। आपको मान लो कहीं भी जाना होता है, तुरंत चले जाते हो, बाइक चालू करते हो, तो क्या है, टेक्नोलॉजी है, प्रौद्योगिकी है। ठीक है बच्चों, अब अगला लिखना उदारीकरण, तीसरा पॉइंट लिख देना उदारीकरण, ये भी हमारा क्या है, कारक है। तो ये लिखना कि सरकार द्वारा व्यापार अवरोधकों को हटाने की प्रक्रिया ही उदारीकरण कहलाती है। इससे अनेक देशों के बीच रोजगार और व्यापार मिल जाता है। इसका मतलब सुनो बच्चों, उदारीकरण कह रहा है ना, उदारीकरण कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई भी व्यापार होता है तो उनमें अवरोध आता है, अवरोध का मतलब कि रुकावट आता है। तो जो हमारी सरकारें होती हैं उस रुकावटों को हटाता है, कोई अलग अलग टेक्निक लगा के हटाता है, उसी को हम लोग उदारीकरण कहते हैं। समझ आ गया, कोई भी रुकावट है, तुम मान लो तुमको फोन लेना है, तुम नहीं ले पा रहे हो, दूसरे देश बना रहा है लेकिन तुम नहीं ले पा रहे हो, तो सरकार ने कोई स्कीम बना दिया कि तुम फोन ले सकते हो, तो वहाँ से ये क्या हुआ, उसी को उदारीकरण कहेंगे। ठीक है बच्चों, अब आओ देखो, यहाँ से एक चीज़ ये पूछता है कि भारत का प्रभाव क्या है, वैश्वीकरण हुआ है, विश्व स्तर पे विश्व का व्यापार हो रहा है, तो भारत का प्रभाव क्या है, बहुत बार पूछा जाता है। तो देखो बच्चों, भारत का प्रभाव क्या क्या होता है, एक सकारात्मक भी प्रभाव होंगे, नकारात्मक भी होंगे। हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं। एक चीज़ याद रखना, अगर तुमको कोई बुरा कहने वाला है तो अच्छा कहने वाला भी होगा, अगर कोई फेल होने वाला है तो कोई पास होने वाला भी होगा। समझ रहे हो ना, हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो, अब देखो ध्यान से, जो यहाँ पर लिखा है सकारात्मक प्रभाव, हेडिंग डाल देना सकारात्मक प्रभाव। अब ध्यान से सुनना क्या लिखना, ऐसे लिखना बच्चों कि सकारात्मक प्रभाव भारत के मतलब वैश्वीकरण के क्या फायदे हैं। तो ऐसे लिखना कि वैश्वीकरण के कारण उपभोक्ता को लाभ हुआ, इन उपभोक्ताओं के समक्ष पहले से अधिक विकल्प हैं और वे अनेक उत्पादों की गुणवत्ता, उत्कृष्टता और कम कीमत से लाभान्वित हो रहे हैं। कहने का मतलब ये है बच्चों कि जो हमारा वैश्वीकरण हुआ है, जिसके कारण हम लोग क्या हुआ, अलग अलग प्रकार के गुणों वाली चीज़ें, फ़ोन, अलग अलग टेक्नोलॉजी हम लोग क्या कर रहे हैं, कम दामों में यूज कर रहे हैं। और लिख देना दूसरा पॉइंट है, कम से कम 5 लिख देना पॉइंट। ये हमारा अलग से क्वेश्चन आएगा कि भारत का प्रभाव लिखो, हम एक ही में आपको बता रहे हैं, जो भी है पूरा क्लियर टॉपिक करते हुए चलो। अब लिखो,
अब लिखना कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारत में माल और सेवाओं में किया गया जाने वाला निवेश भी उत्तरोत्तर बढ़ाया गया है। 1919 से 91 से यह निवेश बढ़ता जा रहा है। अब इसका कहने का मतलब ये है कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं जो हर देशों में फैली हुई हैं, उसके द्वारा न भारत में माल का और सेवाओं का निवेश बहुत किया गया है, जिसके कारण 1991 से ही हमारा जो निवेश है, निवेश का मतलब कि लेन देन हमारा बढ़ गया है। ठीक है बच्चों, फिर लिख देना थर्ड पॉइंट कि वैश्वीकरण के कारण नए उद्योगों मतलब कि कंपनियों स्थापित होने से रोजगार के नए अवसर मिले हैं। अब बताओ बच्चों, नए टेक्नोलॉजी होगा, नए नए देश की कंपनियां आएंगी, अब वो क्या करेंगी, रोजगार देंगी। ठीक है बच्चों, फिर यहाँ लिखना कि उद्योगों के कच्चे मालों की आपूर्ति करने वाले कंपनियों का विस्तार हुआ है। यानी कि जो हमारे कच्चे माल हैं, कच्चे मालों को ही तो हम लोग बनाते हैं, तो जो भी हमारे कच्चे माल हैं उनको क्या हुआ है, विस्तार हुआ है। ठीक है बच्चों, अब पांचवा पॉइंट लिखना है ये बच्चों कि वैश्वीकरण ने कुछ बड़ी कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में उभरने में सक्षम बनाया है। और वैश्वीकरण जो है, जो भी हमारी छोटी छोटी कंपनियां हैं उसको बड़ा बनाने में वैश्वीकरण का ही बहुत सारा योगदान है। अब अगला लिख देना कि नकारात्मक प्रभाव, 2 पॉइंट लिख देना, एग्जामिनर खुश हो जाएगा। इतना पॉइंट लिख दोगे, 5 उसके सकारात्मक, 2 नकारात्मक, एग्जामिनर खुश हो जाएगा। चलो इसी बात पे हमको भी खुश कर दो, लाइक कर दो, और चैनल को अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दो। लिख देना कि वैश्वीकरण और प्रतिस्पर्धा के दबाव से श्रमिकों के जीवन का व्यापक रूप में प्रभावित किया गया है। अब देखो बच्चों, देखो इससे दिक्कत क्या है। अब मान लो वैश्वीकरण हो रहा है, अलग अलग टेक्नोलॉजी आ रहा है, अलग अलग टेक्नोलॉजी आने के कारण बच्चों कोई भी काम इजीली हो जा रहा है। अब जो हमारे श्रमिक हैं, जो हमारे लेबर हैं, अब उनकी काम कौन कर रहा है, टेक्नोलॉजी कर रहा है, कंपनी मशीनें कर रही हैं, जिसके कारण उनके जीवन का व्यापक हाल प्रभावित हो गया है। ठीक है बच्चों, और ये लिख देना कि श्रमिकों के बहुत लंबे कार्य घंटों तक किया काम लिया गया है, जिससे मजदूरी घट गई है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि पहले जो थे मजदूर दिन भर काम करते थे, अब कंपनी आ रही है, अब मशीनें आ रही हैं, 2 घंटा में पूरा काम निपटा दे रही है। 10 मजदूरों का काम एक मशीन खुद कर दे रही है। अब इससे क्या हुआ बच्चों, जो मजदूर हैं उनका क्या हुआ, उनका तो रोजगार चला गया ना, उनको क्या हुआ, उनको मजदूरी तो घट गया ना। अगर मान लो 2 ही घंटा वो काम कर रहे हैं, मशीन से करेंगे तो 2 घंटा में करेंगे, अब उनको 2 ही घंटा का तो तुम पैसा दोगे। अब तुम्हारे घर पे कोई आएगा, तुम्हारा घर बनवाना है, तो लेबर जितना घंटा काम करेगा तो उतना ही तो दोगे, अधिक तो दोगे नहीं, चाहे वो कोई भी टेक्नोलॉजी यूज करे। तो वही हमारा क्या है, नकारात्मक है। लेकिन इसके फायदे ज़्यादा हैं, नकारात्मक ज़्यादा नहीं देखा जाता है। ठीक है बच्चों, तो वीडियो अच्छा लग रहा है ना, तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सॉल्व करेंगे, और कमेंट करके बताओ कि कौन कौन से क्वेश्चन पर और बताएं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।